गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री ब्रेन बूस्टर। और हम लोग अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं इसमें, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर ओवर होने के बाद। इसमें एक लेक्चर हम पहले दे चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर है प्रॉब्लम्स पे, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने नोमेनक्लेचर पर प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि कौन कैसे पहचानेंगे विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स का नोमेनक्लेचर कराया था। आज हमारा जो प्रॉब्लम्स होगा वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। हेलोएल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, हेलोएरीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे और फिर खत्म हो जाएगा। तो 2 लेक्चर और चलेगा ये, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा दूसरा चैप्टर, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इतना के बाद आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके पास लिखा हुआ है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाते वक्त ये सब क्वेश्चंस नहीं क्लियर किया हूँ, सारे क्वेश्चंस आप जानते हैं। इनमें से काफी क्वेश्चंस के जवाब आप खुद ब खुद दे पाएंगे। फिर भी मैं फिर से एक बार इन क्वेश्चंस को बताता हूँ कैसे इनको लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride। यहाँ पर 2 चीज है। पहला आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है। आपको समझने के लिए आपको 3 चीज समझना पड़ेगा। पहला, आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर आपको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर आपको साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब इन दोनों का स्ट्रक्चर पता होगा और आप डाइपोल मोमेंट को समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए, अगर एक चार्ज है, मान लीजिए +q, और एक दूसरा चार्ज है -q, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये +4 कूलॉम है तो ये -4 कूलॉम होगा। बस समझ में आ रहा है। और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है ये बहुत कम होना चाहिए। मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस a है और सेंटर से डिस्टेंस a है, यानी कि पूरे डाइपोल मोमेंट का टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो अगर हमको ये डाइपोल है, क्या है ये डाइपोल है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड अगर है तो ये क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। डाई मतलब 2, पोल मतलब प्लस माइनस। डाई मतलब 2 और पोल मतलब प्लस पोल माइनस पोल, तो क्या बन गया, डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट, इसमें सीखने वाली क्या बात है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम और ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये बन गया डाइपोल। और इसके अगर हमको डाइपोल मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी चार्ज ले लीजिए, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, q +q -q नहीं लेना है, इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, तो q × 2a। q × 2a करके क्या निकाल सकते हैं आप, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा कब होगा, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, या फिर इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट ज्यादातर चार्ज के मैग्नीट्यूड से प्रभावित होता है। ज्यादा डिस्टेंस कर देंगे तो फिर डाइपोल मोमेंट रहेगा ही नहीं, फिर वो तो डाइपोल नहीं कहलाएगा ना। तो सेपरेशन डिस्टेंस ज्यादा नहीं करना है। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच का चार्ज क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा करना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन क्या होता है। ध्यान समझिएगा, क्लोरोबेंजीन देखिए, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, ये लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, और दूसरा क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, उसको मैं इधर बनाता हूं,
सिर्फ साइक्लोहेक्साइल बोला है, क्लोराइड, इसमें बेंजीन नहीं लगाना है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, और ये क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड है या क्लोरोबेंजीन कहेंगे इसको। अब देखिए, अब कहता है डायपोल मोमेंट की, अब एक बात समझिए कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, बंधा है डबल बॉन्ड से, इसमें डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि कार्बन में डबल बॉन्ड है इसीलिए कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ सिंगली बॉन्डेड है, तो ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब है यहाँ पर s कैरेक्टर कितना है, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए 100 लिए हैं। तो 100 4 क्यों लिए, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो 100/4 यानी क्या हो गया, 25% s कैरेक्टर यहाँ पर है। इस कार्बन के पास s कैरेक्टर कितना है, 25%, बाकी 75% क्या है, p कैरेक्टर है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 100/3 करेंगे, क्योंकि s का एक ही ऑर्बिटल है और p के 2 ऑर्बिटल, तो 1 और 2 टोटल 3 हो गए, तो 100/3 यानी यहाँ पर कितना हो गया, लगभग 33% s कैरेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। और एक बात आप जानते हैं कि जिस कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा होता है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट व्हिच हैज द टेंडेंसी टू विड्रॉ या पुल द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है कि नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, आपस में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों दूसरे को शेयर करके बॉन्डिंग किए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है ना कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो ये दोनों कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्लोरीन भाई हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो होगा ही, और यहाँ पर कार्बन का भी s कैरेक्टर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर इज द s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब अगर किसी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसका s कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर s कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कार्बन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, क्लोरीन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है। तो कहने का मतलब क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, लेकिन कार्बन भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्लोरीन का, नहीं समझे। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्लोरीन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा अपनी तरफ ऊपर की ओर, लेकिन कार्बन जो वो अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, वो पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो खुद उसका इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है तो अपना जाने कैसे देगा। यानी यहाँ पर कार्बन जो है वो क्लोरीन को इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यानी जब क्लोरीन को उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यानी क्लोरीन पर चार्ज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तभी तो चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पर कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो तो क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देने नहीं देगा, यानी क्लोरीन के पास पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं बिल्डअप होगा। उसी प्रकार कार्बन के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ ही नहीं। तो इस कारण से क्या होगा, डायपोल मोमेंट होने के लिए चार्ज का होना जरूरी है। अब यहाँ पर तो चार्ज बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी। क्लोरीन वैसे तो कार्बन के कंपैरिजन में अभी भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन ये फिर भी बहुत रेयर, बहुत हल्का, बहुत कम मात्रा में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच पाएगा, जिससे बहुत ज्यादा चार्ज बिल्डअप नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जो चार्ज क्रिएट होगा, जो चार्ज बिल्डअप होगा, जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन का s कैरेक्टर कम है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्लोरीन जो है यहाँ पर सट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। क्यों सफल हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर कार्बन का s कैरेक्टर कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने, जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है कार्बन का, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बचाने में उतना सक्षम नहीं है। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा और मजबूरन कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा, और जिससे कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी यहाँ चार्ज बिल्डअप तो हुआ, और डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है। दूसरी बात, सेपरेशन डिस्टेंस भी यहाँ कम होगा। क्यों सेपरेशन डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा अपना, और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, खींच के रखेगा, ये भी और वो भी, तो दोनों एक दूसरे के खींच के रखेंगे तो क्या होगा, पास आ जाएंगे। इसका मतलब सेपरेशन डिस्टेंस यहाँ पर, ये जो इसको हम 2a बोलेंगे, तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऊपर की ओर, तो ये बॉन्ड लेंथ, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला क्या हो जाएगा, 2a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस लेंथ के कंपैरिजन में ये ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया और चार्ज भी यहाँ ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। तो क्या समझ में आया, कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन कम क्यों होता है, इस क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम क्यों हुआ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के लिए चाहिए Q into 2a, तो Q भी कम हो गया और 2a भी कम हो गया, और जिसके परिणाम इसके कंपैरिजन में, और इसीलिए इसके कंपैरिजन में इसका डाइपोल मोमेंट कम हो गया। बात समझ में आ रही है, लिखिए। ठीक है, पहला सवाल यहां पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए कहता है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या कहता है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, आपको समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, एज कंपेयर टू टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तीन चीज आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझिए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया रहेगा, और सरफेस एरिया जो जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, एक्चुअल में कह लीजिए कि जो वंडर वाल फोर्स होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। वंडर वाल फोर्स जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली वंडर वाल फोर्स पे डिपेंड करता है। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो सिंपल चेन के फॉर्म में होगा। अगर जिसके पास ब्रांचिंग आ जाएगा, ब्रांच आ जाने से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट जाता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल धीरे धीरे स्फेरिकल होने लगता है। और पूरी यूनिवर्स में स्फीयर एक ऐसी ज्योमेट्री है, स्फीयर गोलाकार एक ऐसा आकृति है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। मैं आपको बताया हूं कि जैसे जैसे आपको ठंड लगती है आप खुद को गोल करने लगते हैं। इस प्रकार गोल इसलिए करते हैं ताकि वातावरण में आपका शरीर कम संपर्क में आए और जिससे आपको ठंड कम लगे। पानी की बूंदें जब नल से टपकती हैं तो वातावरण में जब आती है नल से निकलकर तो खुद को गोलाकार आकृति में धारण कर लेती है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपना अस्तित्व खोने से बचेगी, नहीं तो हवा उसको उड़ा देगा, उस पर सरफेस टेंशन ज्यादा लगेगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो। कभी देखे हैं आप, अगर गाड़ी में चल रहे हैं, बाइक या स्कूटी में या स्कूटर में चल रहे हैं, तो बड़ा चौड़ा सा बोर्ड लेके अगर पीछे बैठेंगे तो आपको उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा। तो क्या करना है, अगर क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, बड़ा बोर्ड रहेगा तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया आपका, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो हवा का दबाव ज्यादा लग रहा है आप पे, सरफेस टेंशन ज्यादा लग रहा है आप पे, सरफेस टेंशन ज्यादा लगेगा तो आप पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब तो आप क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो उससे क्या देखते हैं, कभी भी ट्रक होता है, बाइक होता है या कार होता है, सब आगे से क्या होता है, नुकीला होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम गोल रहता है। देखते हैं कार का मॉडल या कोई बस का मॉडल, बस भी हल्का सा थोड़ा सा बेंड रहता है सामने से, अगर बिल्कुल स्क्वायर कर देगा तो क्या होगा, डीजल खपत ज्यादा होगा, उसका हवा को चीरने की क्षमता कम हो जाएगी और फ्यूल एफिशिएंसी घट जाएगी। तो किसी भी चीज को जब डिजाइन करते हैं तो आगे से राउंड करते हैं ताकि जब वो चले तो हवा को चीरते हुए चले। आपका जो हेलमेट होता है वो भी आगे से नुकीला होता है, नुकीला नहीं रहेगा तो हवा को चीरेगा कैसे। हेलमेट कभी स्क्वायर रहता है, हेलमेट हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है। क्यों, क्योंकि वो
हवा को चीरने में मदद करे और डिस्टरबेंस पैदा नहीं करे, तो गाड़ी का स्पीड नहीं होगा, तेल खपत ज्यादा होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सरफेस एरिया का खेल क्या है। पानी की बूंदे, देखिए कोई भी बोतल आज तक अपने जीवन में देखे होंगे, कोई भी लिक्विड या गैस, उसका कंटेनर हमेशा स्फेरिकल रहेगा या सिलिंड्रिकल रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्फेयर के बाद सिलेंडर की ही ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसका सरफेस एरिया कम होता है। तो गाड़ी में जब ये लोड होकर के ट्रांसपोर्टिंग होता है तो हिचकोले खाता है, उसके दौरान कहीं फट न जाए, इसीलिए हमेशा पानी का कंटेनर, तेल का कंटेनर, कोल्ड ड्रिंक का कंटेनर, वाइन का कंटेनर, ये सब क्या होता है, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब स्फेयर जो होता है इसका ज्योमेट्रिकल सबसे कम होता है, इसका ज्योमेट्री, ठीक है, सरफेस एरिया। तो एक बात समझ लीजिए कि जो वंडरवाल फोर्स होता है वो सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा रहेगा, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर है, देखिए आप एन ब्यूटाइल, एन का मतलब है सिंपल, लास्ट में चेन के लास्ट में या फर्स्ट में कहीं पर अगर बेंजीन लगा, ब्रोमीन लगा रहेगा उसको एन बोलते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास क्या है, CH3 CH2 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 और Br, ये हो गया आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हम बात करेंगे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कुछ ऐसा होगा, CH3, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बट चेन आइसोमर्स है। कैसे आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स, ये ब्रोमाइड। अब बताइए कि इन दोनों में, ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया ये आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आपको खुद डिसाइड करना है किसका सरफेस एरिया की। मत देखिए कि ज्यादा बॉक्स तो बड़ा लग रहा है, ये वाला बॉक्स तो छोटा है, तो इसका ना सरफेस एरिया ज्यादा है, ऐसा नहीं है बच्चे। एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है ये गोल हो गया है, इसका एरिया गोल हो गया, सीमित हो गया, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस मतलब क्या, सतह, ये बोर्ड का कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ये बोर्ड का कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो गोल हो गया ना, जबकि ये देखिए इतना जगह सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कहने का मतलब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका, यानी वैसा कंपाउंड जिसके पास ब्रांच नहीं हो, जिसके पास सिर्फ लीनियर चेन हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ते जाएगी, परिणाम स्वरूप उसका वंडरवाल फोर्स, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब हम बात करेंगे, यानी यहाँ पे दोनों में हम कंपेयर करें तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कहता है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी बात कर रहा है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बीपी, हायर बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा समय देना बेवकूफी होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, व्हाई। बहुत अच्छा, ये हमने आपको पढ़ाते समय बताया है और ये मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने आपको सिखाया है पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट ओनली व्हाइल नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में तभी घुलेगा जब दोनों का नेचर सेम होगा, या तो दोनों पोलर होने चाहिए या दोनों नॉन पोलर होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे में घुलेंगे। जैसे नमक Na+Cl-, वाटर H+OH-, यानी वाटर भी पोलर आयनिक है, पोलर मतलब आयनिक, और नमक जो है सॉल्ट वो भी क्या है, आयनिक है। तो दोनों का नेचर सेम है तो दोनों आसानी से डिसॉल्व कर जाते हैं। लेकिन अगर पानी में हम डाल दें अलकतरा, एंथ्रासीन, कोलतार या नैप्थलीन बॉल, फनेल की गोली, ठीक है, तो ये सब चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि पानी जो है वो क्या है, पोलर है, और एंथ्रासीन जो है या फिर आप कह लीजिए नैप्थलीन बॉल जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। तो दोनों का नेचर डिफरेंट है, इस कारण से दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इमिसिबल है। अब यहाँ पर हमने आपको आप जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, पोलर। क्यों? देखिए ये एल्काइल हैलाइड्स है क्योंकि ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और इस प्रकार से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन हैलोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पोलर। यानी हेलो एल्केन्स को ही हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स तो पोलर होते हैं, पोलर होते हैं ना, क्योंकि CH बॉन्ड का नेचर बताएं, नेचर ऑफ CH बॉन्ड पोलर इन नेचर।
तो एल्काइल हैलाइड्स तो पोलर होते हैं और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है कि नहीं, H+ OH माइनस। तो वाटर का भी नेचर पोलर है और एल्काइल हैलाइड्स का भी नेचर पोलर है, दोनों का नेचर सेम है। और सॉल्यूशन चैप्टर क्या कहता है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, यानी अगर दोनों का नेचर सेम है तो डिसॉल्व होना चाहिए। मिसिबल मतलब घुलनशील होता है, यानी एल्काइल हैलाइड का भी नेचर पोलर है और वाटर का भी नेचर पोलर है, तो दोनों को एक दूसरे में घुलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं घुलता है, एक्सेप्शन है। तो वही पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि आप जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये एल्काइल हैलाइड ना तो ब्रेक करने की क्षमता रखता है और ना खुद के साथ नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप करने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब अगर आपके पास वाटर है, देखिए आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव कैरेक्टर होने के कारण ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग सेटअप हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग सेटअप हो जाएगा, फिर यहाँ पर कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल रहा होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन से हमने बॉन्डिंग दिखाया है, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी वाटर के मॉलिक्यूल, देखो ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम गिराएंगे, तो क्या होगा, एक सीक्वेंस में गिरेगा, ऐसा तो नहीं कि चीनी या नमक की तरह एक एक बूंद गिरता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो एकदम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पानी गिर गया मजाक में जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे क्या होता है, लगातार सीक्वेंस में गिरते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है, देखिए नमक को गिराइएगा तो एक दाना दाना गिरेगा, चीनी को गिराएंगे दाना दाना गिरेगा, लेकिन ये दाना दाना नहीं गिरेगा, ये सीक्वेंस में गिरेगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से ये बंधे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इससे भी कमजोर होता है वंडर वॉल फोर्स, वंडर वॉल से स्ट्रॉन्गर ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले से प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये ना तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने की क्षमता रखता है, ना ही ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ खुद से नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप करने की क्षमता रखता है। मतलब ना तो ये अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने देगा वाटर को, और ना ही वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है उसको तोड़ने की क्षमता रखता है। मतलब उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना तो वो सेटअप कर सकता है, ना ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ब्रेकअप कर सकता है। इसी कारण से ये पोलर होते हुए भी पानी में घुलनशील नहीं होता है। यही है इस सवाल का साधारण सा जवाब। अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं भाई। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं समझ में आप लोग वीडियोस ही नहीं देखते हैं, आप लोग बस कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जितने बच्चे 700 बच्चे हैं, 800 बच्चे, सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो लगातार वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनको समझ में चीजें आती हैं। कुछ बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं समझने का, उनके पास टाइम ही नहीं मिलता है, वो स्कूल के काम से इतने परेशान होते हैं कि वो चीजों को सीख नहीं पाते। बेटा, आपका 11th टारगेट है चीजों को समझना, नोट्स बनाना इज नॉट योर टारगेट। नोट्स बनाकर क्या करेंगे, चीजें तो किताब में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप नोट्स बना बना के परेशान हैं, आप असाइनमेंट बना बना के परेशान हैं, बेमतलब में आप कान में ईयरफोन लगा लिए हैं, या गाना सुन रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं, मैथ्स बना रहे हैं। दैट्स नॉट ये। आपको चीजों को कॉन्शियस होकर के 2-3 घंटा पर ज्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटा सफिशिएंट। 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लेंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, 2 घंटा मैथ्स पढ़ लेंगे, काफी है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होता है, गाँव में रूरल एरियाज में थोड़ा सा दिक्कत होता है, अभी थोड़ा पैसों का भी दिक्कत होगा, ज्यादा डेटा भी रिचार्ज नहीं करा पाते होंगे, वो ठीक बात है।
लेकिन फिर भी उसी लिमिटेड में क्या करना है, आपको बेस्ट करना है। कैसे करना है ये अब आपकी प्रॉब्लम है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। बस दूसरे को दोष नहीं देना है, अरे नेट नहीं चलता है, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके पास अगर नेट अवेलेबल नहीं है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट पढ़िए तो आप। व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, व्हाट्सएप में 600-600 बच्चों का, 400-400 बच्चों का ग्रुप है व्हाट्सएप में। बच्चे मुश्किल से 4 या 5 बच्चे ही रिप्लाई करते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं, मटिया देते हैं, तो रटा उनको बोलेगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। भाई कुछ बोला गया तो उसका रिप्लाई करो। पूछा हमने इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ा है, 2 बच्चा बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक बच्चा बोला सॉलिड स्टेट, उसके बाद सब मटिया दिया। पूछो पढ़ाइए सर, क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा, बस आप पढ़ाते जाइए। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक है बच्चों के पास। चलो देखो 3 क्वेश्चन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, पी डाइक्लोरोबेंजीन, पी मतलब पारा डाइक्लोरो, पहले डाइक्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो कराया हुआ है यार, ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है क्लास में ही। ये हो गया पी डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया आपका ना, ये तो ओ डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये पी डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। अरे तो ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया और पारा। ये आपके पास क्या हो गया, ओ ऑर्थो पोजीशन पे है तो ओ आइसोमर हो गया, ये क्या हो गया मेटा हो गया, और ये क्या हो गया पारा। तो कहता है कि इसका जो बॉइलिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पारा आइसोमर है ये। कहता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन दोनों आइसोमर के, ये भी सब आइसोमर ही है ना। अरे भाई सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर ही है ना। तो कहने का मतलब आइसोमर्स तो है, लेकिन ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है। क्यों, तो बता चुके हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी चीज का, वो उसके पैकिंग एफिशिएंसी पे निर्भर करता है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है वो कितने मजबूती से पैक है, बंधा हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी। यानी ये कह सकते हैं, और पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस पे निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल लैटिस पे। आप देखें जो ईंट आती है, जो फर्श पे बिछाते हैं, उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ईंट कभी देखें, जो ईंट होता है, जो सिंपल ईंट ऐसे वाला होता है, ठीक है, एक कुछ ऐसा एक ईंट होता है ना जो फर्श पे लगाते हैं। अब ये जो ईंट है और ये ईंट, दोनों में से कौन बहुत अच्छे से मजबूती से, इस ईंट को जोड़ने के लिए मुझे सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तब जा करके, मान लीजिए सूचित लिख देते हैं ईंट, मेरा नाम है, मेरा ईंट है ये, ठीक है। तो ये एक ब्रिक है और ये भी एक ईंट है। इन दोनों में बताइए कि कौन से ईंट आपस में इंजन का इंटरलॉकिंग बढ़िया होगा, एक दूसरे से वो पकड़ के जकड़ के रखेंगे। बताइए कौन वाला ईंट, बताओ, बोलो ना। ऑफ कोर्स ये वाला, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए दीवार में सीमेंट की आवश्यकता होती है, बट इसको बस एक दूसरे में फंसाते जाइए, स्टक करते जाइए, और एकदम बिना सीमेंट वेमेंट का खाली जमीन को बराबर कर दीजिए और इसको रखते जाइए, लॉक होता जाएगा, फिर कभी उखड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब इसका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया है इसके कंपैरिजन में। वही बात यहाँ पर है, यानी आप बताइए कि पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया है। अगर सिर्फ ये वाला ईंट को नॉर्मली रख देंगे फर्श पर, सिर्फ रखना है, सीमेंट से जुड़ाई नहीं करना है, और इसको भी नॉर्मली रख देंगे, सिर्फ एक दूसरे के साथ टच कराकर इसको लॉक करके रख देंगे, इसको भी सटाकर लॉक करके रख देंगे। कौन से ईंट के उखड़ने, चलने से कौन से ईंट के उखड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, कौन सा ईंट चलते चलते भी उखड़ सकता है। तो ऑफ कोर्स ये वाला ईंट उखड़ सकता है, बट ये वाला ईंट उखड़ेगा नहीं। क्यों नहीं उखड़ेगा, क्योंकि ये सभी तरफ से क्या है, लॉक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया, पूरी तरीके से पैक हो गया है, चारों तरफ से इसको ईंट घेर कर लॉक करके रखे हैं, दबा के रखे हैं, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया है। ये क्रिस्टल लैटिस जहां पे इसका जगह है वहां पे एकदम फिट हो गया है, जाके एकदम फिट हो गया है, उससे क्या हो जाएगा, ये उखड़ने का चांस कम है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर है। अगर हम इसका सिमेट्रिकल चेक करें, अगर इसका बॉर्डर लाइन है तो इसके रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना वजन है नीचे भी क्या है उतना ही वजन है, यानी ये सिमेट्रिकल इन नेचर। कैसा नेचर है, सिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ देखिएगा दोनों एक तरफा है, दोनों एक तरफा है, वजन एक साइड है तो झुक जाएगा ना। अब भैया ऑटो में आदमी चला रहा है और 40 आदमी पीछे जाकर लटक जाओगे ऑटो में, तो ऑटो तो आगे से उलट ना जाएगा, 40 का 5 ही आदमी उलट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर ऑटो में पूरा बराबर से आदमी बैठे, जितना वजन आगे उतना ही वजन पीछे रहे, तो उसके उखड़ने का, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे, ये पूरा सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने के कारण क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस पर, क्रिस्टल लैटिस मतलब एक अरेंजमेंट होता है, बताएंगे सॉलिड स्टेट में। तो
तो क्रिस्टल लैटिस पे एकदम फिट बैठता है, जिससे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होती है, यानी पूरी तरीके से पैक ज्यादा अच्छा होता है। और जितना बढ़िया पैकिंग इसका होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी पर निर्भर करती है, और पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल इन नेचर होता है। बस इतनी सी बात है भाई साहब, सिंपल सा सवाल है यार। चलिए ये भी हो गया, ये हमें बता चुका है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया है, इनके कंपैरिजन में कंपेयर करने के लिए। रोशन जैसवाल बंदा है, उसने कमेंट भी किया था इस पे, कैसा क्यों होता है, क्या होता है। शायद मैं उनका जवाब पता नहीं दे पाया या नहीं दे पाया हूं अभी तक, पर मुझे याद है उन्होंने सवाल पूछा था यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं अब, और लास्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स इजीली डिसॉल्व इन ऑयल। हाँ, ये बात हमने लिखवाया है आपके नोट्स में कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वैसे तो पोलर होते हैं, लेकिन फिर भी वाटर में इमिसिबल होते हैं। लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि ईथर, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ये सब चीजों को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हमने लिखवाया भी होगा, इस एग्जांपल्स है आपके। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स घुल जाते हैं, ठीक है, बट पानी में नहीं घुलते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आखिर क्यों घुल जाते हैं? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसलिए घुलते हैं, ध्यान समझना, इसका थोड़ा सा ध्यान समझना। हेलो एल्केन्स जो बेसिकली होते हैं, तो ये मान लीजिए आपका एक हेलो एल्केन है, ये मान लीजिए आपका एक हेलो एल्केन है, ये मान लीजिए आपका एक हेलो एल्केन है। एक कंटेनर में आपने क्या रखा हुआ है? हेलो एल्केन। एक दूसरा कंटेनर में आपने क्या रखा हुआ? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि जैसे कि आपने क्या रखा हुआ? ईथर। क्या रखा हुआ आपने? ईथर। तो कहने का मतलब यहाँ पर हेलो एल्केन आपस में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन मान लीजिए हेलो एल्केन, जिस तरह से हेलो एल्केन, जिस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार एक कंटेनर में अगर आपने हेलो एल्केन रखा है, तो जैसे क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, अगर क्लोरोमीथेन है सब क्लोरोमीथेन होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी क्लोरोमीथेन होंगे वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये ईथर जो है, ईथर के मॉलिक्यूल भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कहने का मतलब जितना ताकत से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जितना ताकत से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, थोड़ा समझने के लिए समझा रहे हैं, या एक्स नहीं जुड़ेगा, समझने के लिए समझा रहे हैं। जितने ताकत से ये जुड़े, मान लीजिए कि ये 5 किलो जूल पर मोल स्ट्रेंथ जुड़े होते हैं, मान लीजिए 3 किलो जूल पर मोल जुड़े होते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 5 × 8। जब इनको आपस में बॉन्डिंग कराएंगे तो RX ROR, थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं, ये RX और ROR मतलब ईथर और हेलो एल्केन जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच का जो स्ट्रेंथ होगा, जिस ताकत से जुड़ेंगे, वो भी क्या होता है? 8 किलो जूल होता है। यानी कहने का मतलब पहले हेलो एल्केन अकेले जितना पावर से, जितनी ताकत से आपस में जुड़े होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जितना आपस में जिस स्ट्रेंथ से जुड़े होते हैं, इनको आपस में मिलाने के बाद भी ये आपस में एक दूसरे के साथ उतना ही स्ट्रेंथ से जुड़ते हैं, और इसी कारण से एक दूसरे में मिसिबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। बस यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का खेल है। जितना बॉन्डिंग स्ट्रेंथ से ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, जब इन दोनों को मिला देते हैं, ये ए टाइप, मान लीजिए मतलब ये ए मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाएंगे तो ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे ये ए टाइप है, ये दूसरा कंपोनेंट है, इसमें बी टाइप है, तो बी और बी के बीच का जो बॉन्डिंग है, और यहाँ पर ए और ए के बीच का जितना बॉन्डिंग है, जितना बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, और दोनों को जब मिला देंगे तो ए और बी के बीच का जितना बॉन्डिंग स्ट्रेंथ रहेगा वो दोनों के इक्विवेलेंट रहेगा, यानी कहने का मतलब सेम स्ट्रेंथ रहेगा। इसी कारण से ये दोनों एक दूसरे में घुलनशील है। बताया थे आइडियल सॉल्यूशन में जी कि जितना बॉन्डिंग से ये आपस में जुड़ा है, अगर इनको मिलाने के बाद भी अगर एक उतना ही बॉन्डिंग से जुड़े, यानी ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। एग्जांपल तो बताए नहीं किए थे, आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल देखो बताए हैं, हेक्सेन एंड हेप्टेन, क्लोरोहेक्सेन एंड क्लोरोहेप्टेन, कैसे नहीं बताए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल होता है वो यही होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या समझ में आ रहा है कि हेलो एल्केन को जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन देता है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच का बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच के पार्टिकल का स्ट्रेंथ। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के पार्टिकल्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है, और इसीलिए ये दोनों दूसरे में मिसिबल होते हैं, घुलनशील होते हैं।
ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन से क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन से क्वेश्चंस करेंगे, वहां से कन्वर्जन करेंगे, वो वीडियोस भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक कर दें भाई।